नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम एमपीपीएससी के तीसरे प्रैक्टिस सेट के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट को लगाया है और इसमें एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से पूरे चैप्टर को कवर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। ये पटवारी एग्जाम और अन्य एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेडिकेटेड एमपीपीएससी के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राजेश्वरी ढोलकिया का संबंध किस खेल से है? तो जो राजेश्वरी ढोलकिया हैं ये क्रिकेट से संबंध रखती हैं। किससे? क्रिकेट से संबंध रखती है। भारतीय महिला टीम के ऑलराउंडर हैं, ये भी याद रखिएगा, ऑलराउंडर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्लेयर हैं, इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसकी सिफारिश पर पद से हटाया जा सकता है? तो जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनको मुख्य चुनाव आयुक्त, जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है। और यदि हम बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य सरकार के अनुशंसा पर राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और हटा कौन सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की अनुशंसा पर, उनकी सिफारिश पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है तो देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता दिलाना ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह दिलाना ये भी निर्वाचन, ये तीनों निर्वाचन आयोग का कार्य है। प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, ये लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें से जो बहुमत दल की पार्टी होती है, जो बहुमत लेके आती है, उन्हीं में से बहुमत दल का नेता चुना जाता है, वो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग के क्षेत्र में नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का कार्यालय इंदौर में है, बिल्कुल सही है, इसका कार्यालय इंदौर में ही है। भास्कर चौबे वर्तमान में एमपीपीएससी के चेयरपर्सन है, ये गलत हो जाता है, भास्कर चौबे नहीं है, अभी जो वर्तमान में है वो राजेश लाल मेहरा है, ये याद रखिएगा, राजेश लाल मेहरा हैं। पहले इन्हें कार्यवाहक चेयरपर्सन बनाया गया था, अभी ये परमानेंट है, राजेश लाल मेहरा। और यदि एमपीपीएससी की बात करें तो इसका जो गठन किया गया था वो 1 नवंबर 1956 को किया गया था, 1 नवंबर 1956, ये भी याद रखिएगा। इसका मुख्यालय इंदौर में है, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। उसे क्या कहते हैं? पेंडेमिक। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। एपेंडेमिक किसे कहते हैं? जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में, बड़ी संख्या में लोगों को कम समय में तेजी से फैलाता है तो ऐसी स्थिति को एपेंडेमिक कहते हैं, एक निश्चित क्षेत्र में। लेकिन यही जब एपेंडेमिक एक वैश्विक स्तर पे हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। इस तरह से ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी स्थायी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो इनमें से स्थायी मेमोरी रोम है, रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रीड, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसका मेमोरी। और इसका यदि हम देखें तो इसमें जो डाटा होता है, सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती और ना ही इसे बदला जा सकता है। जो रोम होता है, इसको जब निर्माण इसका किया जाता है तो उसी समय इसमें सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं और कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर रोम की सूचनाएं बनी रहती हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये स्थायी मेमोरी है, रोम। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा का उदाहरण है? तो जो दिए हुए ऑप्शन हैं, कोबोल, लोगो और बेसिक, ये तीनों ही उच्च स्तरीय भाषा हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे अल्लोग, C++, कोमोल, प्रोलोग इत्यादि भी उच्च स्तरीय भाषा हैं। लिस्प, ये भी उच्च स्तरीय भाषा है, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। परमार वंश के किस शासक ने धार जिले में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये मध्य प्रदेश के महान शासक राजा भोज हैं, जिन्होंने धार जिले में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था। इनकी डिटेल और देख लेते हैं। राजा भोज जो थे वो शिव मंदिरों के साथ सरस्वती मंदिरों का भी निर्माण कराया था। और ये धार, मांडव और उज्जैन में सरस्वती कंठाभरण नामक भवन भी बनवाए थे। सरस्वती कंठाभरण, ये भी याद रखिएगा, सरस्वती कंठाभरण नामक भवन भी बनवाए थे।
और इसमें से जो सरस्वती मंदिर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा देख लेते हैं कि जो भोज राजा भोज हैं, इन्हें इनके कार्यों के लिए नौ शाह साक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नौ शाह साक, अर्थात नौ विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। परवार वंश के बहुत प्रतापी राजा थे। किसी नेटवर्क में संचार को स्थापित करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो यदि हमें संचार को स्थापित करना है नेटवर्क में, तो ये प्रेषक की भी ज़रूरत पड़ती है, माध्यम की भी ज़रूरत पड़ती है, प्राप्तकर्ता भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तीनों ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। और यदि उद्गम स्थल की नर्मदा नदी की बात करें तो अनूपपुर जिले के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक नामक जगह है अनूपपुर में, और ये मैकाल श्रेणी में आता है, मैकाल श्रेणी में निकलती है। और ये मध्य प्रदेश में 1077 और इसकी कुल दूरी 1312 किलोमीटर पूरी करते हुए ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, अरब सागर में ये समाहित होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सास बहू का मंदिर स्थित है? सास बहू का मंदिर है ये मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में 1093 ईस्वी में कराया गया था। 1093 ईस्वी में कराया गया था। और ये शानदार मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो खुशबू परियोजना है उसका संबंध किससे है? तो जो खुशबू परियोजना है ये कैदियों के पुनर्वास से संबंधित है। कैदियों के पुनर्वास से संबंधित है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है, कैदियों में व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक तरीकों से कैदियों में आपराधिक प्रवृत्ति को कम करना है या आपराधिक प्रवृत्तियों को बदलना है। उन्हें धार्मिक साहित्य, महापुरुषों की जीवनियाँ और कई प्रेरणादायी माध्यमों से कैदियों के जो दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाता है, जिससे वो जो आपराधिक प्रवृत्ति हैं उससे मुक्ति पाते हैं और वो एक जो पुनर्वास की ज़िंदगी जीते हैं। तो जो खुशबू परियोजना है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैदियों का पुनर्वास। नेक्स्ट देख लेते हैं, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए का अनुप्रयोग एचआर क्षेत्र में कैसे होता है? तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो ये एचआर क्षेत्र में आरपीए के अनुप्रयोग में नए कर्मचारियों की नियुक्ति, ये भी सही है। पेरोल प्रक्रिया, चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति, ये तीनों सही है। तीनों में प्रयोग किया जाता है। और रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए रोबोट की सहायता से व्यावसायिक संचालन को स्वचालित किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है रोबोटिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार ई गवर्नेंस में सूचना और सेवाओं का आदान प्रदान सरकार द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं, सरकार से सरकार द्वारा G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सूचनाओं का आदान प्रदान सरकार से सरकार द्वारा किया जाता है। यदि G2C की बात करें तो ये गवर्नमेंट टू सिटीजन है। इस प्रक्रिया में सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित होती है। G2B की बात करें तो गवर्नमेंट टू बिजनेस है, सरकार और जनता के मध्य बिजनेस इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता है। और G2E की बात करें तो ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, सरकार और कर्मचारियों के बीच कुशलता को तेजी से संपर्क बनाने में मदद करता है। तो जो G2 सरकार से सरकार की बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर G2G। नेक्स्ट देख लेते हैं, असाधारण रूप से उच्च और निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी लगभग संघेरित होते हैं आते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बृहद ज्वार। किसे क्या कहते हैं? बृहद ज्वार। इसकी डिटेल समझ लेते हैं कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो होता है इसमें सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिध में होते हैं। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिधाई में होते हैं, जिसके कारण जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण लगता है वो चंद्रमा और सूर्य का सम्मिलित रूप से लगता है। फलतः इन दिनों क्या होता है? उच्चतम ज्वार का निर्माण होता है, जिसे बृहद या उच्चतम ज्वार कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति परियोजनाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो पापनासम जल शक्ति परियोजना है, बिल्कुल सही है। नेववेली जल शक्ति ये नहीं है। नेववेली जो है ये तापीय शक्ति है। ये कौन सी है? ताप शक्ति है। और इसका जो इस संयंत्र का निर्माण चेन्नई में है। इसे लिग्नाइट के खनन के लिए किया जाता है। बाकी उकई ताप शक्ति है, सही है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये नेवेली, और ये जल शक्ति नहीं है, तापीय शक्ति है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? जो संवहनी वर्षा कहाँ होती है तो ये होती है
अधिकांशतः डोलड्रम या विषुवतीय क्षेत्रों में। कहाँ पे होती है? डोलड्रम या विषुवत रेखी शांत कटिबंध में होती है। और इस प्रकार की वर्षा जो होती है ये गर्म होकर ऊपर उठने और संघनन के कारण होती है। वर्षा के अन्य रूप में भी हम देखें तो पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा भी होती है। तो संवहनी वर्षा का जो राइट आंसर हो जाएगा विषुवतीय क्षेत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में निम्न झीलों में से कौन सा जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो निम्न झीलों में से अंचार झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा तो देख लेते हैं जो फुलझर झील है, फुलझर झील ये छत्तीसगढ़ में है। कोलोरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। और हमीरसर झील ये गुजरात में है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जो लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी इसमें जोजिला दर्रा सुरंग भी बनाई जा रही है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर लेह जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले का मुख्यालय और एक महत्वपूर्ण नगर है। ये भी याद रखिएगा। लेह कहाँ है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। और लेह की बात करें तो एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला भी है। लेह में क्या है? एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला, मौसमी वेधशाला। ये भी याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि मौसमी वेधशाला एशिया की सबसे ऊंची कहाँ है तो लेह में है। इसके अलावा यदि सिपकिला दर्रा की बात करें, सिपकिला दर्रा की बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। जुम्बी घाटी की बात करें तो ये सिक्किम में है। ये भी याद रखिएगा। और यदि हम बनिहाल की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना है इसकी शुरुआत जून 2006 में की गई थी। कब की गई थी? जून 2006 में। और इसका जो उद्देश्य है, जो रिमोट क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अस्पताल की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वहाँ पे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, इसी उद्देश्य से दीनदयाल अस्पताल योजना की शुरुआत की गई थी। और ये कब से शुरुआत में आई थी, कब से प्रभाव में आई थी? जून 2006 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इनमें से जो भारत के पश्चिमी तट पर अष्टमुदी झील है। कौन सी झील है? अष्टमुदी झील। ये केरल राज्य में है, केरल राज्य के कोल्लम जिले में। ये भी याद रखिएगा। और ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। ये भी याद रखिएगा। देश की जो दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है वो अष्टमुदी है। इसके अलावा यदि केरल राज्य की बात करें तो वेम्बनाड, मानचिरा और पुनामदा आदि झील भी है। कौन कौन सी और झीलें हैं? वेम्बनाड, मानचिरा और पुनामदा झील। ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। और इसकी डिटेल देख लेते हैं। कृष्णदेव राय खुद एक तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे, तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे। और इन्होंने जो एक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध रचना है आमुक्त माल्यदा, ये भी याद रखिएगा, आमुक्त माल्यदा, माल्यदा, इसकी रचना इन्होंने की थी। और इनके जो प्रसिद्ध 8 कवि थे उनको अष्टदिग्गज बोला जाता है, इनके दरबार में थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सैडलर आयोग संबंधित था। तो जो सैडलर आयोग संबंधित था ये शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था। 1917 में डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया था जिसका काम था कि कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना था। कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सैडलर आयोग डॉक्टर एम सैडलर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। और कब गठित किया गया था? 1917 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंदिरा आवास योजना में पात्रता मापदंड कौन निर्धारित करता है? तो ये जो पात्रता मापदंड निर्धारित करता है ग्राम पंचायत करती है। और जो उद्देश्य होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इंदिरा आवास योजना में जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनको आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका निर्धारण, जो मापदंड का निर्धारण वो ग्राम पंचायत करती है। निम्न स्थानों में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात ब्रसम मुद्रा प्राप्त हुई? ब्रसम मुद्रा, बुल सील, ये प्राप्त हुई है जो सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो से। और इसके अलावा यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुई है? कांसे की नर्तकी,
कपड़े के साच भवन, विशाल कॉलेज भवन, और ये बहुत महत्वपूर्ण विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है। और यदि हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसकी खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी ने। ये भी याद रखिएगा, रखाल दास बनर्जी ने किया था इसकी खोज। नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत पे अपनी सरकार बनाई थी? तो ये बंगाल में बनाई थी। मुस्लिम लीग ने 1946 में जो चुनाव हुए थे उसमें कृषम प्रज्ञा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर चुनाव सत्ता में आई, और बाद में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हुआ जो 14 अगस्त 1947 तक सत्ता में रहा। और एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें यह भी है कि मुस्लिम लीग के प्रधानमंत्री कौन थे? तो एच.एस. सोहरावर्दी थे। कौन थे? एच.एस. ये पूछा गया क्वेश्चन है, सोहरावर्दी, याद रखिएगा, सोहरावर्दी हैं। और कहाँ पे इन्होंने किस प्रांत पे अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का अनावरण किया था? तो ये किए थे एम योगा का। किसका अनावरण किया था? एम योगा का। और इसका निर्माण जो किया था वो WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एम योगा का निर्माण किया गया था या विकसित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से कौन सी एक वित्तीय संस्थान नहीं है? तो यदि हम देखें ICICI ये वित्तीय संस्थान है, IDBI ये भी वित्तीय संस्थान है, BCCI इसमें से वित्तीय संस्थान नहीं है। BCCI भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है और ये वित्तीय संस्थान नहीं है। IFCI ये भी वित्तीय संस्थान है। यदि इनकी ICI की बात करें तो इसका जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है। IDBI की बात करें तो ये 1964 में हुई थी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है। और यदि हम IFCI की बात करें, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। नहीं सॉरी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। ये गलत हो गया, 1948 में की गई थी, इसको सुधार लीजिएगा। इसकी जो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। तो वित्तीय संस्थान नहीं है पूछा गया है तो ये BCCI है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नागरिकता संशोधन 1955, नागरिकता संशोधन 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे? तो ये 5 वर्ष बिताने होंगे। जो नागरिकता संशोधन 1955 अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को 5 वर्ष भारत में बिताने होंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बलराम ताल योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो बलराम ताल योजना है ये वर्षा जल का कृषि हेतु संचयन से, वर्षा जल को संचित करने के लिए कि कृषि हेतु कार्यों में आए तो वर्षा जल का कृषि हेतु संचयन के लिए उपयोग में लाया जाता है, याद रखिएगा। और ये कब से इफेक्ट में आई थी? तो 25 मई 2007, 25 मई 2007 के बाद नामांकन कराने वाले किसानों को ये इस योजना का लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की नागरिकता के मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं वो 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। उसमें वैज्ञानिक मनोदशा, मानवतावादी जांच व सुधार का भाव विकसित करना है मूल कर्तव्य है। जनसंपत्ति की रक्षा, हिंसा का संत्याग करना ये भी मूल कर्तव्य का हिस्सा है। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना ये भी मूल कर्तव्य का हिस्सा है। परिवार नियोजन अपनाना और जनसंख्या नियंत्रण करना ये मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, मूल कर्तव्यों में नहीं आता है परिवार नियोजन करना। और इसके अलावा यदि हम मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये भारतीय संविधान में भाग 4 में सम्मिलित किया गया है। कहाँ पे सम्मिलित किया है? भाग 4 में। और मौलिक कर्तव्यों का जो समावेश किया गया है वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि मूल कर्तव्यों का समावेश जो किया गया है वो किसकी सिफारिश पर किया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया है। और जो वर्तमान में इसकी संख्या है 11 है। जो मूल संविधान था उसमें 10 थे, अभी जो संख्या इनकी 11 है।
इस तरह से हमने आज के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लगाया है। आगे भी इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं या अगले सेट में लेके आएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।